एवरीवन, इस वीक के डिफेंस अपडेट इस प्रकार हैं। चीनी सीमा पर तैनात किए गए गरुड़ कमांडो। रशिया ने तैनात किया अपना सबसे खतरनाक एवनगार्ड मिसाइल सिस्टम। दुनिया के सबसे विवादित क्षेत्र में चीन और रूस मिलकर करेंगे ज्वाइंट एक्सरसाइज। भारतीय नौसेना को मिली नई अटैक सबमरीन वागीर। भारतीय वायुसेना की गरुड़ स्पेशल फोर्स एलएसी पर AK-103 राइफल के साथ तैनात कर दी गई है। गरुड़ स्पेशल फोर्स को मई 2020 से स्पेशल ऑपरेशन के लिए चीन बॉर्डर पर ऊंचाई वाले स्थानों पर तैनात किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने अपनी स्पेशल फोर्स को अमेरिकी सिक्स-फायर असॉल्ट राइफल जैसे हथियारों से लैस किया है। गरुड़ स्पेशल फोर्स के पास गैलिल स्नाइपर राइफल्स, इजरायली टैबोर राइफल और उनके कई वेरिएंट्स के साथ साथ नेगेव लाइट मशीन गन भी है जो 800 से 1000 मीटर की रेंज से दुश्मन के सैनिकों पर मार कर सकती है। इसके अलावा AK-103 भी गरुड़ कमांडो को दी गई है, जिसका लेटेस्ट वर्जन AK-203 मेक इन इंडिया स्कीम के तहत भारत में ही बनाया जाएगा। आपको बता दें कि AK-103 राइफल्स AK-47 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। इस बंदूक से गोली छूटने की रफ्तार 710 मीटर प्रति सेकंड है। इस बंदूक से 1 मिनट में 650 राउंड फायर हो सकते हैं। ये इतनी पावरफुल है कि दीवार और कार के दरवाजों को भेद कर उसके पीछे बैठे इंसान को मार सकती है। इसे चलाने के लिए किसी तरह की खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। इसकी साफ सफाई करना और मेंटेनेंस करना बहुत ही आसान है। आपको बता दें कि दुनिया में से सबसे हल्के राइफल में से काउंट होती है। फुल लोड होने के बाद भी इसका वजन सिर्फ 4 किलो ही होता है। ये एक ऐसी राइफल है जो पानी, मिट्टी, रेत या किसी भी वातावरण में काम कर सकती है। ये बंदूक मात्र 8 पुर्जों से मिलकर बनी है और इन्हें सिर्फ 1 मिनट में ही जोड़ा जा सकता है। रूस के अलावा इसे बनाने और सप्लाई करने का लाइसेंस सिर्फ 23 देशों को ही मिला है। इनमें से चाइना, इंडिया, मिस्र, इजराइल, नाइजीरिया आदि कंट्रीज शामिल हैं। आपको बता दें कि चीन सबसे ज्यादा AK-47 का प्रोडक्शन करता है। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। उसने दुनिया की सबसे शक्तिशाली अजय और घातक हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल कर लिया है और इससे इंटरकॉन्टिनेंटल हाइपरसोनिक एवनगार्ड मिसाइल सिस्टम को ओरेनबर्ग रीजन में तैनात भी कर दिया गया है। तो अब आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है? तो नहीं भाई, ये बड़ी बात ही है, वो हम आगे देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक कर दें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो भाई यह धरती पर कहीं भी किसी भी टारगेट को 30 मिनट में तबाह कर सकती है। यह बेसिकली एक न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम है जिसकी गति 33,076 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी इसकी स्पीड आवाज की गति से 27 गुना ज्यादा है। रूस ऐसा दावा कर रहा है कि यह मिसाइल अगर छोड़ी गई तो दुनिया के किसी भी कोने में 30 मिनट में टारगेट पर हमला कर सकती है। इस एवनगार्ड मिसाइल का वजन करीब 2000 किलोग्राम है और रूस ऐसा दावा कर रहा है कि अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और हवा में नमी नहीं है तो यह एवनगार्ड मिसाइल करीब 10 किलोमीटर की दूरी 1 सेकंड में पार कर सकती है, यानी पलक झपकते ही सब कुछ तबाह। इस मिसाइल के तैनाती से रूस की स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स की ताकत बढ़ गई है। साल 2018 रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि यह मिसाइल अजेय है और इसे दुनिया का कोई भी एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं मार सकता है। आपको बता दें कि फॉर्मल अनवीलिंग से पहले इसे प्रोजेक्ट 4202 के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पे सवाल यह उठता है कि रूस को इतने खतरनाक मिसाइल की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? तो न्यूज एजेंसीज के अनुसार रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला किया था। तब से लगातार युद्ध चल रहा है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर 76 मिसाइल हमले किए, जिनमें से अधिकतर को यूक्रेनी सेना और एयरफोर्स ने बेकार कर दिया है। क्यों कर दिए? क्योंकि यूक्रेन को पश्चिमी देशों के अधिकार मिले हुए हैं, उन्हें सपोर्ट भी उसका मिल रहा है। फिर अभी हाल ही में यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने 40 मिसाइल दागी, लेकिन उनमें से लगभग सभी मिसाइलों को यूक्रेन की सेना ने इंटरसेप्ट कर लिया। इसीलिए रूस को दुनिया की इस सबसे घातक मिसाइल को तैनात कर लिया है। रसिया लगातार पूरी दुनिया को डराने का काम कर रहा है। जैसा हमने इससे पहले ही देखा है कि रूस ने दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल एवनगार्ड तैनात कर ली है और अब रूस की नौसेना चीन की नौसेना के साथ मिलकर 21 से 27 दिसंबर तक पूर्वी चीन सागर में युद्धाभ्यास कर रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूस अब चीन के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने के इरादे से एक्सरसाइज कर रहा है। इस एक्सरसाइज के दौरान दोनों देशों की तरफ से मिसाइलें दागी जाएंगी, आर्टिलरी से भी हमला किया जाएगा और साथ ही पनडुब्बियों को भी टारगेट बनाया जाएगा। आपको बता दें कि यह दुनिया के सबसे विवादित समुद्री इलाके में युद्धाभ्यास होगा। न्यूज एजेंसीज के अनुसार रूसी नौसेना के पैसिफिक फ्लीट के फ्लैगशिप और फ्रिगेट जहाज इसमें हिस्सा ले रहे हैं। वहीं चीन अपने 2 डिस्ट्रॉयर्स को इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन के लिए भेज रहा है। इस अभ्यास में ज्वाइंट एंटी सबमरीन वारफेयर और मिसाइल लॉन्च के लिए प्रशिक्षण शामिल होगा। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार इस अभ्यास का उद्देश्य एशियाई प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बनाए रखना है।
आपको बता दें कि दोनों देशों की वायुसेनाओं ने पिछले महीने जापान सागर और पूर्वी चीन सागर सहित अन्य समुद्री इलाकों में ज्वाइंट एयर पेट्रोल ट्रेनिंग भी की थी। आपकी जानकारी के लिए इससे पहले भारत और अमेरिका की सेनाओं ने भी अक्टूबर के महीने में उत्तराखंड के औली में हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच सालाना मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसे युद्धाभ्यास के नाम से जाना जाता है। पिछले साल ये युद्धाभ्यास अमेरिका के अलास्का में किया गया था। आपको बता दें कि हमने डिफेंस प्रश्नावली सीरीज भी लॉन्च कर दी है जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। डिफेंस ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार चीन द्वारा विकसित जेट JF-17 में रूसी RD-93 इंजन लगा हुआ है। इसमें कई खराबी भी हैं। JF-17 पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का कारण बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद कई देशों ने JF-17 में दिलचस्पी दिखाई है। हाल ही में अजरबैजान, श्रीलंका और मलेशिया ने JF-17 फाइटर के संभावित खरीदारों के रूप में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। आपको बता दें कि JF-17 के लिए चीन और पाकिस्तान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर के मुताबिक पाकिस्तान चीन की मध्यस्थता के बिना रूस से इंजन और स्पेयर पार्ट्स प्राप्त नहीं कर सकता है। चीन की नानजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ने रूसी RD-93 इंजन को ठीक करने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन चीनी लड़ाकू विमानों के कई बार खराब होने के कारण पाकिस्तान ने चीन की मध्यस्थता को दूर करते हुए नए RD-93 इंजन की खरीद के लिए सीधे रूस से आवेदन किया था। लेकिन रूस की रक्षा निर्यात एजेंसी के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से पाकिस्तान डायरेक्ट रूस से खरीदारी नहीं कर सकता है। हालांकि रूस RD-93 इंजन, स्पेयर पार्ट्स और रखरखाव की सुविधा पाकिस्तान को देना चाहता है। भारतीय सेना ने अपने भविष्य के लाइट टैंक के लिए स्पेसिफिकेशंस जारी की हैं, जिसे जोरावर नाम दिया गया है। इस टैंक का नाम जनरल जोरावर सिंह कहनुरिया के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1841 में चीन सिख युद्ध के समय कैलाश मानसरोवर पर मिलिट्री एक्सपीडिशन किया था। सेना के अधिकारियों के अनुसार लाइट टैंक सेना को मैदानी, अर्धरेगिस्तानी और रेगिस्तान के अलावा अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ सभी इमरजेंसीज में मदद करेगा। दरअसल भारतीय सेना के पास जो टैंक हैं वे प्लेन्स और रेगिस्तान के लिए हैं। रूसी T-72 या फिर T-90 या फिर स्वदेशी अर्जुन टैंक, ये सभी टैंक 45 से 70 टन के वजन के हैं। आपको बता दें कि चीन ने पूर्वी लद्दाख से सटी LAC पर पहले से ही लाइट टैंक तैनात कर रखे हैं। भारतीय सेना ने भी T-72 यहाँ पर तैनात किए हुए हैं, जबकि प्रोजेक्ट जोरावर के तहत लाइट टैंक करीब 25 टन के होंगे। आपको बता दें कि चीन से सटी LAC पर तैनात करने के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे तर्रों से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में T-72 और बाकी भारी टैंकों के लिए LAC पहुंचने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि भारतीय सेना हल्के टैंक को लेना चाहती है। प्रोजेक्ट जोरावर के तहत हल्के टैंकों में भारी टैंक की तरह ही फायर पावर होगी, साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त ड्रोन से भी ये लैस होंगे। ये हल्के टैंक ऊंचे पहाड़ों से लेकर दर्रों तक कहीं से भी निकल सकते हैं। जोरावर एक आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल AFV है। इसे इस तरीके से बनाया गया है कि इसके कवच पर बड़े से बड़े हथियार का असर ना हो। इसके अंदर बैठे लोग सुरक्षित रह सकते हैं, साथ ही यह बेहतर स्पीड के साथ में भी चल सकता है। इसकी मुख्य तोप जो मेन गन है इसकी वो 120 मिलीमीटर की होगी। इसमें ऑटोमेटिक लोडर होगा, साथ ही रिमोट वेपन स्टेशन भी होगा, जिसमें 12.7 मिलीमीटर की हैवी मशीन गन इस पर तैनात होगी। जोरावर टैंक को भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने डिजाइन किया है। इसे बनाने का काम L&T को दिया गया है। अगले 2 साल में इनका उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। भारतीय सेना को ऐसे 350 टैंक्स की जरूरत है। इन्हें चलाने के लिए सिर्फ 3 लोगों की ही जरूरत होगी। मिर्जापुर जिले के जसोवर की रहने वाली सानिया मिर्जा ने NDA की परीक्षा पास की है। भारतीय वायुसेना में पहली मुस्लिम लड़की हैं जिनका चयन फाइटर पायलट के तौर पर हुआ है। मिर्जापुर जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के जसोवर के रहने वाली टीवी मैकेनिक शाहिद अली की बेटी सानिया मिर्जा ने NDA की परीक्षा क्वालिफाई की है। सानिया मिर्जा ने प्राइमरी से लेकर 10 तक की पढ़ाई गांव के ही पंडित चिंतामणि दुबे इंटर कॉलेज से पूरी की है। इसके बाद 12वीं की पढ़ाई गुरु नानक इंटर कॉलेज से की, जहां पर जिला टॉप किया उन्होंने। 27 दिसंबर को सानिया को NDA खड़गवासला पुणे में जाकर ज्वाइन करना है। सानिया की प्रारंभिक पढ़ाई हिंदी माध्यम में ही हुई है। सानिया ने अपने इंटरव्यू में कहा कि बचपन में उनका सपना इंजीनियर बनने का था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी चतुर्वेदियों को देखा और उनसे प्रेरित होकर NDA की शुरुआत की, जहां दूसरी बार में इस परीक्षा को पास किया है। नेशनल डिफेंस एकेडमी 2022 की परीक्षा में महिला व पुरुष कुल मिलाकर 400 सीटें थीं, जिसमें से 19 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई थी। 2 सीट फाइटर पायलट के लिए भी संरक्षित की गई थी, जिनमें सानिया मिर्जा ने अपना स्थान हासिल किया है। भारतीय सेना 12,000 फीट तक और 18,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात करने के लिए 2 तरह के 570 लॉजिस्टिक ड्रोन को खरीदने की प्रोसेस में है। सेना लॉजिस्टिक ड्रोन के 2 वेरिएंट्स की मांग कर रही है, यानी 12,000 फीट तक तैनाती के लिए लॉजिस्टिक ड्रोन S और 12,000 फीट से ऊपर तैनाती के लिए लॉजिस्टिक ड्रोन HA यानी हाई एल्टीट्यूड। दोनों तरह के 570 लॉजिस्टिक ड्रोन खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय ने रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अर्थात
RFI जारी कर दी है। RFI के अनुसार HA लॉजिस्टिक ड्रोन में 20 से 40 किलोग्राम के बीच पेलोड ले जाने की क्षमता होनी चाहिए और S लॉजिस्टिक ड्रोन को 40 से 80 किलोग्राम के बीच पेलोड ले जाने की क्षमता होनी चाहिए। HA लॉजिस्टिक ड्रोन में मीन सी लेवल से 12,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाइंग करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। लॉजिस्टिक ड्रोन के दोनों वर्जन ऑल डिफेंस सीरीज मैप, GPS, ग्लोनस, नेविक और IRNSS के अनुकूल होने चाहिए। सिस्टम के साथ प्रदान किए जाने वाले सभी प्रकार के मैप को अपग्रेड करने की फैसिलिटी होनी चाहिए। ये ड्रोन्स बैड वेदर की कंडीशन में भी फ्लाइंग कर सकेंगे, अर्थात हवा या झोंकों की स्थिति हो, बारिश या बर्फ, ये ड्रोन हर कंडीशन में उड़ सकेंगे। RFI में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक लॉजिस्टिक ड्रोन में एक एरियल व्हीकल, एक मैन पोर्टेबल ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन अर्थात MPGCS, एक रिमोट वीडियो टर्मिनल RVT, एक कलर डे वीडियो कैमरा, मोनोक्रोमेटिक नाइट थर्मल सेंसर और अतिरिक्त स्पेयर बैटरी भी होनी चाहिए। भारतीय सेना ऐसी मिसाइल तैनात करने जा रही है जो चीन की सेना पर ऐसा कहर बरपाएगी जिससे कि उसके पसीने छूट जाएंगे। पिछले साल दिसंबर में DRDO ने 2 बार एक ही मिसाइल का परीक्षण किया था। ये थी छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय। प्रलय मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के किसी भी तरह के अड्डे को बर्बाद कर सकती है। सटीक मारक क्षमता और तेज रफ्तार इसे ज्यादा घातक बनाती है, यानी LAC के पास इसे दागा जाए तो चीन के बंकरों, तोपों और उनके एयरक्राफ्ट बेस आदि को खत्म करने में समय नहीं लगेगा। जमीन से जमीन पर मार करने वाली प्रलय को पृथ्वी मिसाइल प्रणाली पर ही बनाया गया है। इस मिसाइल का वजन करीब 5 टन है। यह मिसाइल 500 से 1000 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है। इस मिसाइल की खासियत की बात करें तो यह इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम पर चलती है। इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट फ्यूल सिस्टम लगा हुआ है। अगर पृथ्वी की मिसाइल के प्लेटफॉर्म को आधार माने तो प्रलय के वॉरहेड में हाई एक्सप्लोजिव, पेनिट्रेशन, क्लस्टर म्यूनिशन, फ्रेगमेंटेशन, थर्मोबैरिक, केमिकल वेपन और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियार भी लगा सकते हैं। इसे लॉन्च करने के लिए 8x8 टाटा ट्रांसपोर्ट इरेक्ट लॉन्चर का इस्तेमाल होता है। ये सारी मिसाइलें भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का ही हिस्सा हैं। अगर हम पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान की बात करें तो चीन के पास इस तरह की डोंगफेंग 12 मिसाइल है, जबकि पाकिस्तान के पास गजनवी, M11 और शाहीन मिसाइल हैं। इनमें से गजनवी 320 किलोमीटर, M11 350 किलोमीटर और शाहीन 750 किलोमीटर रेंज की मिसाइलें हैं। इंडियन नेवी अपनी ताकत में जल्दी इजाफा करने वाली है। देश के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट INS अरुणा को लॉन्च किया जाना है। रक्षा मंत्रालय की वित्तीय सलाहकार रचिका चौबे ने INS अरुणा को लॉन्च किया। इस अवसर पर GRSE एवं भारतीय सशस्त्र बलों और L&T के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। INS अरुणा का निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE द्वारा किया गया है। इसका नाम महाराष्ट्र के वसई से 13 किलोमीटर दूर अरुणला द्वीप पर रखा गया है। इस द्वीप को छत्रपति शिवाजी का गढ़ माना जाता था। इस जहाज को साइलेंट शिप भी कहते हैं क्योंकि यह पानी में आवाज नहीं करता है। तटीय इलाकों की पेट्रोलिंग और दुश्मन की पनडुब्बियों की खोज और जरूरत पड़ने पर उन्हें नष्ट करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार INS अरुणला की खासियत देख लेते हैं। INS अरुणला की कुल लंबाई 77.6 मीटर और चौड़ाई 10.5 मीटर है। यह सर्च और अटैक करने वाले मिशन के लिए एकदम उपयुक्त है। बेसिकली यह नेवी और एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट के साथ एंटी सबमरीन ऑपरेशन करने में सक्षम है। इसमें कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, हल्के टारपीडो, एंटी सबमरीन रॉकेट्स भी लगे हुए हैं। इनमें कुल 64 सैनिक सवार हो सकते हैं और इसकी अधिकतम गति 47 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वाकिर कलवारी क्लास की पनडुब्बी है जिसे प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन है। भारतीय नौसेना को अटैक सबमरीन INS वाकिर अपने समय से 1 महीने पहले ही मिल गई है। इसके समुद्री ट्रायल्स 12 नवंबर 2020 से चल रहे थे। इसमें हथियार लगाने से लेकर के सभी काम को पूरा करने में मजगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। INS वाकिर स्कॉर्पियन यानी कलवरी क्लास के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। यह बेहद ही आधुनिक नेविगेशन ट्रैकिंग प्रणालियों से लैस है। इसके साथ ही इसमें कई तरह के हथियारों को भी शामिल किया गया है। INS वाकिर कई प्रकार के मिशनों को अंजाम दे सकती है, जैसे कि एंटी सबमरीन वारफेयर, खुफिया जानकारी एकत्रित करना, समुद्री बारूदी सुरंग बिछाना, एरिया सर्विलांस आदि। पनडुब्बी को ऑपरेशन के समय हर परिस्थिति और हर समय संचालित करने के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है। आपको बता दें कि पनडुब्बी का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सभी उपकरणों को कम स्पेस में रखकर उनकी क्वालिटी को बनाए रखना पड़ता है। इन पनडुब्बियों का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत किया जा रहा है। ये सबमरीन्स प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय शिपयार्ड्स में ही तैयार की जा रही हैं। इस प्रोजेक्ट में महज 24 महीनों में 3 पनडुब्बियां बनाई हैं। इस पनडुब्बी में रडार से बचने के लिए अपडेटेड वर्जन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये दुश्मनों के रडार में नहीं आएंगी और आसानी से अपना काम और मिशन पूरा कर सकेंगी। यह सबमरीन ध्वनि को ऑब्जर्व करने वाली आधुनिक तकनीकों से लैस है, जिससे ये कम आवाज के साथ पानी में तेज गति के साथ चल सकती है और दुश्मनों को इसकी भनक भी नहीं लगेगी।
इस आधुनिक पनडुब्बी में एक विशेष प्रकार की खासियत है जो इसे अन्य पनडुब्बियों से अलग करती है, वो है इसके पानी के भीतर दुश्मन से छिपने की क्षमता। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।